तो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, यानी 8 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तो कल हो गया था। आज 9 to 16 करना है हमें इस पार्ट में। तो यहाँ पे हमें चेक करना है, प्रूव करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो कैसे करते हैं? अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एक साथ होल्ड करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, तो आप लोग पार्ट 1 को जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने ये एक्सप्लेन किया है कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है और कब ट्रांजिटिव होता है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 देखने के बाद फिर से पार्ट 2 पे आए, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 9 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है कि एक रिलेशन डिफाइंड है a माइनस बी और ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए क्या है? एक इंटीजर है जो 0 से 12 तक लाई करता है ना। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये देखना है कि a माइनस बी जो है क्या हो रहा है? मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। a को अगर 0 दिए तो b 0 आ गया। सिमिलरली 0,4 0,8 0,12 1,1 1,5 होगा अगला। 5 माइनस 1 4 होता है। फिर 1,9, ठीक है, सो ऑन। तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या मिलने वाला है यहाँ पे? 12,12। बस ये ध्यान देना है कि ऑर्डर्ड पेयर को माइनस करने पे, यानी इसका डिफरेंस जो है 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फिर से हम यहाँ डिफाइन करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होता है अगर किसी भी रिलेशन के अंदर a, प्रेजेंट हो, यानी एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a माइनस ए हेयर a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ऑफ कोर्स मल्टीपल ऑफ 4। इट इज मल्टीपल ऑफ 4। तो जब ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो मतलब इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? तो फिर से इसको डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक को आज। इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन r के अंदर जो है b, a भी होना चाहिए। अगर a, b r के अंदर मौजूद है तो b, a भी इस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर a, b r के अंदर पाया जा रहा है, a, b is an element of R, then modulus of a minus b is multiple of 4, multiple of 4। तो हम ये कह सकते हैं अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस ए भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि सपोज करो a माइनस बी 4 आ रहा है, ठीक है, तो b माइनस ए कितना आएगा? -4। मॉडुलस लगाने के बाद वो अगेन 4 हो जाएगा। 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस बी 8 आ रहा है तो b माइनस ए क्या आएगा? -8। तो मल्टीपल मॉडुलस ऑफ -8 इज अगेन 8, तो 8 भी 4 का मल्टीपल है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। तो इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ये हुआ हेंस फॉर a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर a, b r में मौजूद है तो b, a भी r में मौजूद होगा, क्योंकि अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस a भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। हेंस दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब बात आती है कि अगर रिफ्लेक्सिव एसिमेट्रिक है तो इक्विवेलेंस होने के लिए ट्रांजिटिव भी होना जरूरी है। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है।
तो फिर से हम अगेन ट्रांजिटिव को डिफाइन कर रहे हैं आज। ट्रांजिटिव के लिए जरूरी क्या है कि अगर a कॉमा बी एंड b कॉमा सी दोनों ही R के अंदर है, देखो a कॉमा बी देन b कॉमा सी, b और b कॉमन होना चाहिए, इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड पार्ट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट सेम होना चाहिए। अगर ये R में है तो a कॉमा सी भी R के अंदर होना चाहिए, b और b कैंसिल कर दो, a कॉमा सी भी R के अंदर होना चाहिए। अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि here a comma b and b comma c in R, तो इट मीन्स कि a माइनस b का मॉडुलस जो है एंड मॉडुलस ऑफ b माइनस c आर मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 हो रहा है, आर मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू लेट 4k1 एंड b माइनस c इज लेट 4k2, b माइनस c इज 4k2, ओके। तो a now a minus c could be written as a minus b plus b minus c, okay, a minus b plus b minus c। अगर a minus b 4k1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4k1, भाई मॉडुलस जब हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है। अगर मॉडुलस ऑफ a minus b is 4k1 then a minus b is प्लस माइनस 4k1। सिमिलरली b माइनस c क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4k2। तो यहाँ 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 मॉडुलस ऑफ k1 प्लस k2 प्लस माइनस, ओके। तो k1 एंड k2 इंटीजर है, k1 k2 यहां पे हम लिख देंगे वेयर k1 k2 आर इंटीजर्स, ओके, k1 k2 आर इंटीजर्स। तो हेंस इंटीजर प्लस इंटीजर या इंटीजर माइनस इंटीजर में इंटीजर होता है, तो दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या यहां से निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट निकला कि मॉडुलस ऑफ a माइनस c इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो हेंस a कॉमा c इज आल्सो इन R, ओके, इज आल्सो इन R, हेंस R इज ट्रांजिटिव। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है एंड R इज ट्रांजिटिव। तो हेंस R इज इक्विवेलेंस। अगर कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एक साथ हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन अभी यहीं खत्म नहीं हो रहा है, अब कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो हम फर्स्ट केस के लिए देख रहे हैं, तो वन किस किस के साथ इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो 1 और 1 अगर हम ले 1, 1, तो 1, 1 मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, इसलिए 1 1 के साथ रिलेटेड है। देन 1 किसके साथ रिलेटेड होगा, 2 के साथ नहीं रिलेटेड होगा, क्यों, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 और मॉडुलस लगाने के बाद ऑफ कोर्स 2 हो जाएगा, इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 1 का 3 के साथ नहीं हुआ, 1 का 4 के साथ नहीं होगा, लेकिन 1 का 5 के साथ होगा। तो यानी 1 का रिलेशन 1 से होगा, 1 का रिलेशन 5 से होगा, एंड देन 1 का रिलेशन किससे होगा, कैसे होगा, 7 से होगा, नहीं, 1 माइनस 7 कितना है, 6, 1 माइनस 8 7 नहीं, लेकिन 1 माइनस 9 अगेन क्या हो जाएगा, माइनस 8, मॉडुलस लेने पे 8, तो 9 से भी रिलेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई एलिमेंट है 12 तक जो 1 के साथ जो है मल्टीपल ऑफ 4 दे, नहीं देगा, है ना।
तो ये आपका 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा रिलेशन क्या है? A इज इक्वल टू बी। ओके, तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 0,0 ए और बी इक्वल होना चाहिए। तो 0 के इक्वल 0 ही होता है। 1,1 2,2। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको करने में। क्यों? क्योंकि यहां पे ये हमें रिफ्लेक्सिव तो डायरेक्ट दिख रहा है। इट इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव because R is reflexive because A belongs to R for all A belongs to A। A के सारे एलिमेंट के लिए जो है A, R के अंदर है। क्यों? 0 0 1 1 एवरी ऑर्डर पेयर R में प्रेजेंट है। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या रूल है कि अगर आप ऑर्डर पेयर को चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो वो भी इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर A, B जो है R का पार्ट है तो B, A भी R का पार्ट होगा। ये हम पहले भी समझा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो 0,0 का उल्टा 0,0 है, 1,1 का उल्टा 1,1 है, 2,2 का उल्टा 2,2 है। तो वी कैन से दैट फॉर ऑल A, B belongs to R, we have B, A belongs to R. Okay, hence R is symmetric. Okay, अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात यहां पे आती है, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या रूल है कि इफ A, B and B, C belong to R, then A, C must be in R। तो यार इसे प्रूफ करने के लिए, गलत प्रूफ करने के लिए पहले आपको ये दो ऑर्डर पेयर लाना पड़ेगा ना। किसी को भी गलत हम कब साबित कर सकते हैं? अगर हम उसके अंदर गलती ढूंढ सके। तो यहां गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? गलती ढूंढने के लिए आपको पहले ये दो ऑर्डर पेयर यहां पे लाने पड़ेंगे। तो क्या A, B, B, C यहां मिल रहा है? 0,0 तो 0 से एंड हो रहा है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर 0 से शुरू होना चाहिए। B से एंड हो रहा है तो दूसरा ऑर्डर पेयर B से शुरू हो रहा है। तो क्या कोई यहां पे है जो 0 से शुरू हो रहा? तो यही है। तो 0,0 0,0 तो बोथ आर सेम। 1,1 से एंड हो रहा है तो कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है जो 1 से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मतलब हम यहां ये दो ला ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी चीज को हम गलत प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो वो सही है। यही रूल है। अगर हम किसी को गलत साबित नहीं कर सकते तो हम उसे गलत कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो किसी को गलत कहने के लिए क्या जरूरी है? किसी को गलत कहने के लिए क्या जरूरी है? उसके अंदर गलती निकालना जरूरी है। अगर यहां गलती नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव नहीं कर सकते, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। हालांकि इसके सपोर्ट में हमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, बट अगेंस्ट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ओके, ये ट्रांजिटिव भी है। तो जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सभी हैं तो हेंस R is an equivalence relation। अब आंसर ऑफ पार्ट 2, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो अब तुम खुद ही बता दो क्या होगा। 1 का सिर्फ 1 से रिलेशन है। क्या लिखा है सेकंड पार्ट में? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो इस केस में 1 का 1 से ही रिलेशन है, तो क्या कह देंगे? 1। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एग्जांपल देना है सपोर्ट में। कोई ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तो बहुत इजीली बता सकते हैं हम लोग, है। एग्जांपल देखो, मान लेते हैं सिमेट्रिक में 1,2 2,1 है। ठीक है, तो क्या ये सिमेट्रिक है? यस, 1,2 के बदले 2,1 प्रेजेंट है यहाँ। बट
रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1,1 एंड 2,2 प्रेजेंट नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? 1,2 2,2 सॉरी 1,2 2,1 2 से 2 कैंसिल होना चाहिए, तो 1,1 भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन 1,1 नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं 1,2 2,3 1,3, तो ये ट्रांजिटिव है 1,2 2 से 2 कैंसिल 1,3 यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और कोई ऐसा है इसके बाद, जैसे ये 2 से एंड हो रहा है तो 2 से शुरू हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है तो कोई 3 से शुरू नहीं हो रहा है, ये भी 3 से एंड हो रहा है, कोई 3 से शुरू नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव है। ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 और 3 3 मौजूद नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1,2 का उल्टा 2,1 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव को भी अच्छे से देख लेना। 2 2 1 3 प्रेजेंट है, लेकिन इसके बाद 2 3 3 से एंड होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। 1,3 3 से एंड होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। 3 से शुरू होने वाला 2,3 3 तो एंड हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो जैसे देख लो 1,1 2,2 3,3 ओके, देन 1,3 एंड 3,1 एक मिनट 1,3 3,1। अब देखते हैं कि अगर हम 1,3 3,1 दे दिए तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और फिलहाल ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों? 1,1 1,3 तो 1,3 इसमें प्रेजेंट है। और उसके बाद देखो तो जैसे 2,3 ले लेते हैं, मान लेते हैं 2,3 एंड 3,2, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए 2,3 है 3,2 होना चाहिए। ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करते हैं ना। जैसे 2,2 3,3 3,2 मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं कि हम और क्या ले लें, देखो लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक तो देखो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो 1 3 का उल्टा 3 1 है, सिमेट्रिक है। 2 3 का उल्टा 3 2 है। लेकिन यहां पे तुम देखो 2 3 और 3 1, 3 से एंड हो रहा है और ये 3 से शुरू हो रहा है। 2 3 3 1, तो 3 3 कैंसिल करने से 2,1 होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है। 2,1 यहाँ पे नहीं है। कैसे? 2,3 3 से एंड हुआ, 3,1 3 से शुरू हुआ, तो 3 और 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या पेयर बनेगा? 2,1, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब क्या देना हमें? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं इसी को आगे बढ़ा लो। देखो 1,1 2,2 3,3 1,3 3,1 2,3 3,2 ये सिमेट्रिक था। ट्रांजिटिव क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 2,3 3,1 के बदले हमें 2,1 मिलना चाहिए था। 2,1 नहीं था। मान लेते कि हम 2,1 इसके अंदर डाल दें, 2,1 डाल दें, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव हो गया। क्यों? 2 3 और 3 1, तो 2,1 यहां प्रेजेंट हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसे ट्रांजिटिव नहीं होने दे रहा? अब कोई नहीं। 3 2 के बदले क्या है? यहाँ 2 1 दिया, 3 2 2 1, 2 2 कैंसिल होकर के 3,1 होना चाहिए। 3,1 मौजूद है। 3 2 2 3 2 2 कैंसिल करेंगे, 3,3 मौजूद है। अगर हम यहीं पर स्टॉप कर जाएं तो ये अब सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव तो है ही, 1 1 2 2 3 3 मौजूद है।
तो ये रिफ्लेक्सिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2,1 का उल्टा 1,2 प्रेजेंट नहीं है इसमें। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये खुद से करेंगे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। थोड़ा सा माइंड को एक्सरसाइज देंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमें कमेंट में इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि P, Q, P, Q ये सारे पॉइंट्स हैं किसी प्लेन में, तो P, Q डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। यानी 2 इक्विडिस्टेंट पॉइंट लेना है, ओरिजिन से 2 पॉइंट लेना है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस सेट को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो देखो, इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो हेयर P, P belongs to R because each point is equidistant from origin to itself, ठीक है। मान लेते हैं कि हम एक पॉइंट है और कोई एक पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हमारी दूरी फिर ओरिजिन से हमारी दूरी तो इक्वल ही होगी, ठीक है। तो P, P दोनों ही पॉइंट P है, तो इसका मतलब दोनों ही पॉइंट ओरिजिन से सेम ही डिस्टेंस पे होगा, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव है ही है। सिमेट्रिक, इफ P, Q belongs to R, it means P and Q are at equal distances from origin, ठीक है। Then we can say that P and Q are at equal distances from origin। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। origin, अगर P and Q इक्वल डिस्टेंस पे तो Q and P भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये कोई मसला ही नहीं है। तो इट मीन्स QP बिलोंग्स टू R। ओके, अब PQ R में तो QP भी R में है, हेंस R इज सिमेट्रिक। R कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव है या नहीं है ये रिलेशन। ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे? इफ P, Q एंड, अब ये Q से खत्म हो रहा है तो Q से शुरू होने वाला ऑर्डर कर लिया, Q, R। R तो रिलेशन का नाम है इसलिए इसको S कह दो, बिलोंग्स टू R। इट मीन्स P and Q are at equal distances from origin and Q and S are at equal distances from origin। यानी P और Q भी इक्वल डिस्टेंस पे ओरिजिन से, Q एंड S भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो जैसे देख लो, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो P और Q ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे, और जितने डिस्टेंस पे Q ओरिजिन से उतने ही डिस्टेंस पे S भी है। तो P, OP और OQ इक्वल है, OP और OQ इक्वल है, एंड OQ OS इक्वल है, हेंस OP OS भी इक्वल होगा। तो कह सकते हैं हेंस P and S are also at equal distances from
origin, तो P, S is in R, hence R is ट्रांजिटिव। R क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो R जो है कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, हेंस R is an equivalence relation। R is in equivalence relation। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। मान लेते हैं ये O ओरिजिन है और P कोई अदर पॉइंट है P, लेट P इज x, y। ठीक है, अब सारे पॉइंट जो P के इक्वल डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से, जैसे OP जितने डिस्टेंस पे, ऑल अदर पॉइंट जो OP के बराबर ही डिस्टेंस रखता है ओरिजिन से, तो ये एक सर्किल को फॉर्म कर देगा। ये प्रूव करना है तो कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। लेट OP का डिस्टेंस r है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस ये फिगर बना देना एग्जाम में, ठीक है, y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज एन इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर एट 0,0। वेल, तो इससे पता चल गया कि कोई भी पॉइंट P जो रिलेशन रखेगा अदर पॉइंट से, जिसमें ये रिलेशन है कि इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो कैसा होगा? एक सर्किल होगा। सर्किल का हर एक पॉइंट क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, इसको शो करना था, ये शो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या कह रहा है कि जो रिलेशन है वो डिफाइंड है फॉर ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, और रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, ये ऑल ट्रायंगल्स के लिए रिलेशन जो है डिफाइन किया गया है, और डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है? जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है या ऑल एंगल्स आर इक्वल। फिलहाल यहाँ पे हमें क्योंकि साइड्स गिवन है तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल मानना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कैसा लिखेंगे इसको? ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर फिगर अपने आप का सिमिलर होता है, तो हेंस R is reflexive. Okay, then symmetric. If T1 is similar to T2, then of course T2 is similar to T1. अगर T1 T2 के सिमिलर है, जैसे मान लो कि T1 जो है एक ट्रायंगल ABC है और T2 एक ट्रायंगल PQR है, तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इट मीन्स for T1, T2 belongs to R, T2, T1 is also in R. Hence relation is symmetric. Well, ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे? देखो, if T1 similar to T2 and T2 similar to T3, so we can say that T1 is similar to T3. It means for T1, T2
and T2 comma T3 belong to R, T1 comma T3 is also in R. So hence R is transitive also. Hence R is an equivalence relation. गुड. तो R जो है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, इसी इक्विवेलेंस है. अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि 3 ट्रायंगल दिया हुआ है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25, दैट मींस 5 का स्क्वायर. तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी है, ये भी है. तो कह रहा कौन इस रिलेशन को फॉलो करता है. तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है? साइड का रेशियो. सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है? साइड का रेशियो सेम होना चाहिए. फॉर T1 एंड T2. तो साइड का रेशियो देखते हैं. 3/5, दूसरा क्या है 4/12 और तीसरा क्या है 5/13. इक्वल नहीं है आपस में. फॉर T2 एंड T3 again 5/6 is not equal to 12/8 is not equal to 13/10. For T1 and T3 देखो क्या हो रहा है. 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10. 1/2 1/2 1/2. तो T1 एंड T3 रिलेशन में, हेंस T1 एंड T3 आर रिलेटेड. क्या कहेंगे? हेंस T1 एंड T3 आर रिलेटेड. तो इस पार्ट में हम आज इतना ही करने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे. दैट मीन्स देखो आज 12 तक हो गया. 13, 14, 15, 16 इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है. कौन कौन से क्वेश्चन? 13, 14, 15, 16. ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तब तक तुम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखो, इसे रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. आई होप अब तक तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. तो तुम खुद से भी ट्रायल ले सकते हो 13, 14, 15, 16. बट स्टिल हम कल लाएंगे इस वीडियो को पार्ट 3 में, रिमेनिंग पार्ट को. ओके, तब तक के लिए धन्यवाद. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसे शेयर भी करें ताकि सबके पास पहुंचे. और बोर्ड अब ऑलमोस्ट 1.5 महीने बचे हुए, 1 से 1.5 महीने. तो अब जो है पूरी तरीके से अपने आप को टेबल और चेयर से फिक्स कर लेना है. क्यों? क्योंकि बोर्ड दोबारा नहीं मिलने वाला है. ये 12th क्लास में अभी अगर हम परसेंटेज नहीं बना पाए तो फिर ये मौका दोबारा नहीं है. पूरी जिंदगी इसी रिजल्ट के साथ हमें जीना पड़ेगा. तो अच्छे रिजल्ट के साथ जिएंगे तो इसके लिए 1.5 महीना काफी इंपॉर्टेंट है. और इसके लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ. शुक्रिया.